Hello, students. Hi, this is Prem Kumar Prasad, and as promised, I came up with the second paper of sociology uh, that will be in your UPSC syllabus. So I'm just presenting the first chapter of paper two, that is Indian Society Structure and Change, भारतीय समाज संरचना और परिवर्तन. Now, before I go through all these things, I would like to tell you that इमेजेस जो होते हैं वो पावरफुल प्रेजेंटेशन होते हैं किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी थ्योरी को प्रेजेंट करने के लिए। तो आप लोग इमेजेस पे ही फोकस करेंगे ताकि उस इमेजेस के थ्रू आप लोगों को समझ में आए कि जिस टॉपिक के बारे में आप लोग पढ़ रहे हो वो कहना क्या चाह रहा है। तो जैसा कि ये पेपर टू आपका इंडियन सोसाइटी स्ट्रक्चर एंड चेंज के बारे में है, तो किस तरह की इंडियन सोसाइटी में स्ट्रक्चर है, उसमें किस तरह से बदलाव आए हैं, ये सब आपको जानने की जरूरत है। मैं स्लाइड बाय स्लाइड आप लोगों को जितना मैं कोशिश कर सकता हूँ मैं स्लाइड के थ्रू आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ मैंने एक सिंपल स्ट्रक्चर लिया है इंडियन सोसाइटी का। जो टॉप मोस्ट पे बैठे हुए हैं, लेट्स अज्यूम दे आर पॉलिटिशियन एंड सुपर रिच। The second one, that's the rich people. The third one, that's the middle class. And the fourth one, that's the common people. Okay. Now, the next slide I'm going through, this is the complete syllabus of your UPSC Sociology, paper 2. You can go through all these syllabus, A, B, C. What I have done here, I have separated all the topics one by one just to make you understand in a fair way. Okay, so I'll just go through the chapter wise. The first topic, that is introducing Indian society, I'm going with this topic chapter wise. Okay, now the first thing that I'm going to explain here, that is perspective on Indian society, भारतीय समाज पर दृष्टिकोण। 5-6 थिंकर्स हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। सो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि जीएस घुरे या और भी जितने थिंकर्स हैं, उन्होंने किस किस चीज के बारे में आप लोगों को फोकस करने के लिए बोला है, वो आप लोग को जानने की जरूरत है। जीएस घोरे ने जैसे कास्ट सिस्टम, भारत में जाति एक धार्मिक और सामाजिक संस्था है, इन्होंने 6 फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम के बारे में बताया है। ट्राइब्स एज बैकवर्ड हिंदूज, रेशियल थ्योरी, भारत की जातियां आर्य और द्रविड़ नस्लों के मिश्रण से बनी हैं। अर्बन सोशियोलॉजी, भारत के शहरों को संस्कृति और समस्याओं पर शोध किया है। एंड कल्चरल यूनिटी ऑफ इंडिया, विविधता के बावजूद भारत में एक गहरी सांस्कृतिक एकता है। आप इनके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ना, क्योंकि 6 फीचर्स ऑफ कास्ट ये अक्सर यूपीएससी के क्वेश्चंस में आते हैं। नाउ द सेकंड थिंकर, दैट इज एम श्रीनिवास, अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर। संस्कृताइजेशन के बारे में इन्होंने बताया है। ऐसे तो जीएस घूरे ने संस्कृताइजेशन के बारे में सबसे पहले बताया था, बट एम श्रीनिवास ने उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करा हुआ है। तो आप एम श्रीनिवास का संस्कृताइजेशन, संस्कृतिकरण अच्छे से पढ़ो। नाउ द सेकंड इज डोमिनेंट कास्ट, गांव की ताकतवर जातियां। थर्ड वन इज वेस्टर्नाइजेशन, सेक्युलराइजेशन, विलेज स्टडीज। इन्होंने एक विलेज स्टडीज मैसूर में एक जगह है, उस विलेज का स्टडी करके, अध्ययन करके इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव को, अपने शोध को अच्छे से प्रेजेंट करा हुआ है। ऑनरे बैटले, जिन्होंने स्ट्रक्चर्ड इनइक्वलिटी, समाज में बनाई गई असमानता के बारे में बताया है। देन कास्ट क्लास पावर, गांव का त्रिकोणीय ढांचा। देन आइडियल वर्सेस रियल कास्ट, पवित्रता से नहीं ताकत से जाति चलती है। देन डायनेमिक इनइक्वलिटी, अब जाति से ज्यादा पैसा, शिक्षा जरूरी। एंड इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट, कानून बराबरी चाहता है, समाज नहीं। नेक्स्ट वन इज ए आर देसाई एंड योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह की मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, ये आप लोगों को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। नाउ ए आर देसाई ने मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, मार्क्सवादी नजरिए से इन्होंने समाज का अध्ययन करा हुआ है।
एंड देन स्टेट एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास, सरकार हमेशा सत्ताधारी वर्गों, जमींदार, पूंजीपति का ही पक्ष लेती है, जो आप लोग अक्सर फिल्मों वगैरह में भी देखते होंगे। कोलोनियलिज्म इन इंडियन सोसाइटी, ब्रिटिश शासन ने भारत में पूंजीवाद लाया, जिससे गरीबी, शोषण और असमानता बढ़ी। These are the negative points that's taken care by A.R. Desai, but some of the positive points you have to understand about the colonialism as well. So later on you can see all these things in my slides. रूरल सोशियोलॉजी, गांव आत्मनिर्भर या परंपरागत नहीं है, वहां गंभीर शोषण और वर्ग विभाजन है। एंड देन रिलीजन एज आइडियोलॉजी, देन क्रिटिक ऑफ गांधीइज्म, ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। क्रिटिक ऑफ गांधीइज्म, A.R. देसाई ने कैसे गांधी के आइडियोलॉजीज, गांधी के थॉट प्रोसेस, गांधी की विचारधारा की आलोचना की है, बट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। ऐसा नहीं है आज की डेट में अगर कोई किसी भी चीज के बारे में बोलना चाहता है तो बहुत एक्सट्रीम चला जाता है। A.R. देसाई ने गांधी की आलोचना की है, गांधी की आइडियोलॉजी की आलोचना की है, बट इन अ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, इन अ बेटर वे। सो यू कैन रीड दिस बिकॉज क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा उठते हैं। आपके एथिक्स पेपर में भी क्वेश्चन 2014 से लेकर 2018 तक गांधीयन थॉट पे क्वेश्चन आए ही आए हैं, ठीक है। तो आप इनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल पढ़िएगा। नाउ द थर्ड चैप्टर दैट सेज इंपैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल, औपनिवेशिक शासन का प्रभाव। इन स्लाइड्स के थ्रू आप समझ सकते हैं, these are the positive things that happened during the colonial rule as well. So we cannot underestimate or we cannot undermine the positive things of colonial rule as well. हाँ, ये जरूर है कि 90% नेगेटिव साइड है तो 10% पॉजिटिव साइड है। दैट मीन्स नेगेटिव साइड थोड़ा सा भारी है पॉजिटिव साइड पे। फिर भी हम लोगों को पढ़ने के मामले में दोनों पहलुओं पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, ये नहीं कि वन साइडेड होकर चले। इसमें आप लोगों को 4 चीजें पढ़नी है। सोशल चेंजेस अंडर ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन में सामाजिक परिवर्तन, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जमींदारी, रैयतवारी, महलवारी सिस्टम। और ऐसे भी ये कॉन्सेप्ट आपको हिस्ट्री, जनरल स्टडीज वगैरह सब में पढ़ना होगा, क्योंकि आज भी अगर लैंड रेवेन्यू सिस्टम पे, भूमि पे हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों ने अपने गांव, कस्बों, शहर में भी देखा होगा कि आज भी कहीं ना कहीं इन सब सिस्टम का इंपॉर्टेंस है। आज भी इन्हीं सिस्टम के थ्रू ही सारा कुछ जमीन का प्रोसेस वगैरह सब कुछ होता है। तो इनके बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है, हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से भी। हिस्ट्री में अक्सर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वेस्टर्न एजुकेशन, पाश्चात्य शिक्षा, इस पे डिबेट हो सकता है कि वेस्टर्न एजुकेशन इज important in comparison with the traditional style of education that happened during the Mughal period or before then, before Mughal era. So that's a debate. So इसमें आपको सिर्फ फोकस करना है वेस्टर्न एजुकेशन कैसे कॉलोनियल रूल के थ्रू आया और इसका इम्पैक्ट क्या था हमारे सोसाइटी में। सेंसस एंड क्लासिफिकेशन, एज यू नो दैट सेंसस जो है वो ब्रिटिश एरा में स्टार्ट हुआ, उसके पहले भी मुगल एरा में वगैरह में भी होता था, बट दैट वाज नॉट डाइवर्सिफाइड। किसी राजा के समय में कोई राजा को अगर मन करा तो वो करता था, बट प्रोसेस वाइज, सिस्टमैटिक वाइज अगर सेंसस इंडिया में आया है वो ब्रिटिश की देन है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज रूरल एंड एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर, ग्रामीण और उसकी कृषि संरचना। इसमें भी 3-4 पॉइंट्स हैं, जैसे लैंड ओनरशिप पैटर्न्स, भूमि स्वामित्व प्रणाली, एग्रेरियन सोशल क्लासेस, इसका सामाजिक वर्ग कैसा होता है, पीजेंट मूवमेंट्स एंड ग्रीन रेवोल्यूशन एंड सोशल इंपैक्ट्स। इस इमेज के थ्रू भी आप लोग समझ सकते हो ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद किस तरीके से सोसाइटी में चेंजेस आए, कैसे थोड़े से किसानों में खुशहाली आई, हमारा प्रोडक्शन लेवल बढ़ा, ये सब चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो ये आपके टॉपिक्स हुए।
एंड द नेक्स्ट वन इज कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था, जिसके बारे में मैंने अपने फर्स्ट पेपर में भी बताया हुआ है कि जाति व्यवस्था आप लोगों को वहां पढ़ना है. एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ, दैट यू हैव टू लिंक बोथ द पेपर टुगेदर, बिकॉज कहीं ना कहीं लिंकेजेस हैं फर्स्ट पेपर में भी, सेकेंड पेपर में भी. एंड द सेकेंड पेपर इज द मोस्ट प्रैक्टिकल पेपर इन यूपीएस. फर्स्ट पेपर के थिंकर्स को आपको यहां पे भी कोट करना है किसी भी क्वेश्चन में. देन इट्स अप टू यू हाउ यू लिंक बोथ द टॉपिक्स, बोथ द पेपर अकॉर्डिंगली. नाउ जाति व्यवस्था में आप लोगों को पढ़ना है ओरिजिन, इसका फीचर्स, चेंजेस इन कास्ट, कास्ट इन पॉलिटिक्स, एंड देन कास्ट एंड मोबिलिटी. मोबिलिटी के बारे में मैंने अपने फर्स्ट पेपर वाले सिलेबस में ही बताया हुआ है, कैसे सोशल मोबिलिटी, वहां पे मैंने पिक्चर इमेजेस से भी दर्शाया हुआ है कि मोबिलिटी कितने प्रकार की होती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इट, एंड किस तरीके से लोग बाग मूव करते हैं, ये सब आप लोगों को देखना है. नाउ दिस इज अगेन एन इमेज दैट वुड टेल यू दैट इन वैदिक टाइम जो हमारा कास्ट सिस्टम या वर्ना सिस्टम जो हुआ था, वो नॉट अकॉर्डिंग टू द बर्थ, दैट अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ द पीपल. तो यहाँ इमेजेस के थ्रू मैंने दर्शाया हुआ है. तो ये आज की डेट में इतना रिजिड हो गया है कास्ट सिस्टम कि जो भी स्टेटस असाइन किया जाता है वो कास्ट बेसिस पे, बर्थ बेसिस पे कर दिया जाता है. बट इन वैदिक टाइम अगर आप लोग पढ़ोगे, हिस्ट्री के स्टूडेंट हो और नहीं भी हो तो जीएस में ये सबको पढ़ना है. उस समय क्षमता के अनुसार, एबिलिटी के अनुसार लोगों को ये असाइन किया गया था वर्ना सिस्टम की, कौन ब्राह्मण होगा, कौन क्षत्रिय होगा, कौन वैश्य होगा, कौन शूद्र होगा. ठीक है, तो ये असाइन दैट इमेज, इन दिस इमेज यू कैन सी दैट मैन इज सिटिंग एंड असाइनिंग द रोल according to their ability, so you can understand that. Now the next chapter is tribes in India. भारत में जनजातियां आज भी हैं. आप लोग को जनजातियों पे फोकस करना है कि इंडिया में कौन कौन सी जनजातियां कहाँ पाई जाती है, कौन सी जनजातियां ज्यादा है परसेंटेज वाइज, पॉपुलेशन वाइज. ये यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है, यूपीएससी के मेंस में भी पूछा जाता है, तो इस पे आप फोकस करोगे. तो भारत में जनजातियां, उनके बारे में, ट्राइबल कम्युनिटीज एंड देयर लाइफस्टाइल कैसी होती है, एंड देन प्रॉब्लम्स, उनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, डिस्प्लेसमेंट की, पॉवर्टी की, आइडेंटिटी की समस्याएं हैं, जो विस्थापन, गरीबी, पहचान, ट्राइबल मूवमेंट्स आप लोगों को जानना जरूरी है कि मेजर ट्राइबल मूवमेंट्स क्या क्या हुए थे. हर स्टेट से आप लोग 2-3 जो मेजर मूवमेंट्स हैं वो आप लोग उठा सकते हो यहाँ पे. नाउ द सेकेंड चैप्टर, that is social classes in India, that I have already defined in the earlier slide as well, कि आप लोग social classes मैंने simplify करा है इस image के through कि 4 तरह के हैं, तो जो मैंने first में ही आप लोगों को explain कर दिया था. तो इनके बारे में आपको पढ़ना है, class formation, middle class and working class. Now the next chapter is family, marriage and kinship. Types of family कितने होते हैं, changes in marriage patterns, किनशिप सिस्टम इन इंडिया, जो मैंने फर्स्ट पेपर में भी बताया हुआ है, और वहां मैंने इमेजेस के थ्रू आप लोग को दर्शाया है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फैमिली, ये सब कुछ है फर्स्ट पेपर में भी. तो यू हैव टू लिंक बोथ द थिंग्स टुगेदर. नाउ रिलीजन एंड सोसाइटी, धर्म और समाज, रिलीजन, कम्युनिटीज, धार्मिक समुदाय, कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता, सेक्युलरिज्म एंड रिलीजियस रिवाइवलिज्म, धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक पुनरुत्थानवाद. Now the next chapter, that is education in society, शिक्षा और समाज. मैंने यहाँ इनइक्वलिटी दर्शाया हुआ है, आप लोग पॉजिटिव चीजों भी ले सकते हैं, बट अगेन देयर इज समथिंग that really needs focus in our education system is this inequality, and access of education is very important for everyone because this is their birthright. So education as an agent of change, जैसा कि फर्स्ट पॉइंट ही बता रहा है कि एजुकेशन एज एन एजेंट ऑफ चेंज, परिवर्तन का साधन के रूप में शिक्षा, और शिक्षा बहुत ही जरूरी है. अगर आप सोसाइटी में परिवर्तन चाहते हैं तो एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ द सेकंड इज एक्सेस एंड इनइक्वालिटी, असमानता और पहुंच, प्राइवेटाइजेशन एंड चैलेंजेस, निजीकरण और चुनौतियां. नाउ विमेन एंड सोसाइटी, महिला और समाज, जेंडर रोल्स, लिंग आधारित भूमिकाएं, विमेन्स राइट्स एंड मूवमेंट्स, महिला अधिकार और आंदोलन, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, नारीवादी दृष्टिकोण.
This image is the modern day image where this is the positive side of the women's gender roles and feminist perspective. So इस इमेज के थ्रू आप लोग समझ सकते हो कि अब आजकल हर संस्थान में, हर सेक्टर में औरतें is equivalent and they are really contributing to the society as well. So for ladies and for girls student, they get inspired from all these things. UPSC के जितने भी गर्ल्स स्टूडेंट हैं वो लोग प्लीज जितने भी टॉपर्स या जितने भी गर्ल्स स्टूडेंट ने यूपीएससी निकाला उनके इंटरव्यूज को जरूर देखें, इंटरव्यूज सुने, उनके मेथडोलॉजीज को अपनाएं, उनके ट्रिक्स को अपनाएं, उनसे उनको बहुत फायदा पहुंचेगा. एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट दे गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम दीज women's these girls student as well. So for inspiration, because लाइफ में कभी कभी इंस्पिरेशन की भी जरूरत पड़ती है. कभी कभी ऐसा टाइम आएगा कि आप लोग थोड़ा सा डाउन फील करोगे, तो उस चीजों के लिए आप लोग थोड़ी सी इंस्पिरेशनल चीजें भी देखा करो, ताकि सेल्फ मोटिवेशन इज द मेन थिंग. Okay, if you know how to motivate yourself, then it's well and good, because आज की डेट में ऐसे भी वीडियोस वगैरह के थ्रू आप लोग अपने आप को मोटिवेट कर सकते. Now the next chapter that says about population dynamics. Now this question is generally asked in UPSC and this is a very vast concept. So ये जो है इकोनॉमिक्स से लेकर जीएस से लेकर हिस्ट्री से लेकर पॉलिटिकल साइंस से लेकर हर एक सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं ये टच करता है, तो इनके बारे में आपको बहुत जानना जरूरी है. और आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी दैट दिस टॉपिक makes a huge contribution in UPSC for every subjects. So आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ोगे, ठीक है. तो इसमें आप लोगों को जनसंख्या की प्रवृत्तियां, जनसंख्या नीति, वृद्धावस्था और प्रवासन. एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट. इसके पैटर्न्स और इम्पैक्ट्स को समझना है कि माइग्रेशन से क्या होता है, क्या नहीं होता. आजकल ये चल भी रहा है, मराठी मानुस और बिहारी और झारखंडी, you can see that in social media, so I will not explain much about that. You have to understand that. Urban development, slums and informal sector. Now you can see how other state government is removing slums from different states. जो न्यूज में भी चल रहा है आप लोग देख सकते हो. एंड इसके बारे में एक अच्छा सा प्रपोजल वगैरह या सजेशन आप लोग सोच सकते हो, बिकॉज एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट्स जब आप ब्यूरोक्रेट्स बन जाते हो तब आपको इन सब चीजों पे काम करना होता है. तो अभी से ही आपको एथिक्स पेपर में भी ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, तो आप लोग अभी से ही अपने आप को ये सोच लो कि आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स ना होकर आप लोग ऑलरेडी किसी जगह पोस्टेड हो एज डीएम और ब्यूरोक्रेट्स. सो आप लोगों को अगर ये सिचुएशन हैंडल करना पड़े तो आप लोग कैसे करोगे, आप लोग इस माइंडसेट से सोचना अभी से ही शुरू कर दो. शहरीकरण, प्रवासन और विकास. प्रवासन के पैटर्न और प्रभाव, शहरी विकास, झुग्गी बस्तियां और संगठित क्षेत्र. नाउ द नेक्स्ट चैप्टर दैट सेज अबाउट, इसी का पार्ट 2 है ये, सोशल चेंज इन इंडिया, भारत में सामाजिक परिवर्तन. You can see this image as well and relate to this. Now the next chapter that is vision of social change. इसमें आप लोगों को गांधीयन पर्सपेक्टिव, नेहरू पर्सपेक्टिव, अंबेडकर पर्सपेक्टिव, इन सब चीजों, इन सब दृष्टिकोण से, इन सब पर्सपेक्टिव से आपको समझना होगा. Now the first one is गांधीयन पर्सपेक्टिव, गांधीवादी दृष्टिकोण. मैंने वन लाइनर का एक आप लोगों को यहाँ पे कोट कर दिया है ताकि आप लोग समझ सकते हो गांधीवादी दृष्टिकोण क्या कहता है. गांधी जी मानते थे कि सच्चा विकास हुआ है जो गांव में आत्मनिर्भरता, अहिंसा और नैतिक मूल्यों पर आधारित हो. ट्रू डेवलपमेंट लाइज इन सेल्फ रिलायंट विलेजेस, नॉन वायलेंस एंड मोरल वैल्यूज. नाउ द मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव. मार्क्स के अनुसार समाज का ढांचा अमीर और गरीब के बीच संघर्ष पर टिका होता है और बदलाव तभी आता है जब गरीब वर्ग संगठित होकर लड़ता है. मार्क्स सेड सोसाइटी इज बेस्ड ऑन क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड रियल चेंज कम्स थ्रू स्ट्रगल बाय द वर्किंग क्लास.
नाउ द फंक्शनलिस्ट कार्य क्षमता परक दृष्टिकोण ये सोच मानती है कि समाज के हर हिस्से का एक काम फंक्शन होता है और सभी मिलकर समाज को संतुलित बनाए रखते हैं, जिसमें मैक्स वेबर हैं, आपके टालकट पार्सन हैं, ये सब यहाँ पे रेलिवेंट हो जाते हैं। एवरी पार्ट ऑफ सोसाइटी हैज अ रोल एंड टुगेदर दे मेंटेन सोशल बैलेंस। वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, पश्चिमीकरण और आधुनिकता। यह दृष्टिकोण कहता है कि आधुनिक शिक्षा, तकनीक और विज्ञान से समाज विकसित होता है और परंपराएं बदलती हैं। मॉडर्न एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एंड साइंस हेल्प सोसाइटी प्रोग्रेस बाय ट्रांसफॉर्मिंग ओल्ड ट्रेडिशंस। नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज रूरल एंड एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें आप लोगों को कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, लैंड रिफॉर्म्स, हरित क्रांति एंड ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन, रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिविएशन के बारे में पढ़ना है। देन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, औद्योगिकरण और शहरीकरण, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, लेबर एंड माइग्रेशन, अर्बन प्रॉब्लम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया, भारत में सामाजिक आंदोलन। इन सब के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। दलित आंदोलन, आदिवासी, महिला, पर्यावरण आंदोलन एंड पेजेंट मूवमेंट। पेजेंट मूवमेंट आप लोग को रूरल एग्रेरियन स्ट्रक्चर में भी पढ़ना है। नेक्स्ट वन इज पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, राजनीति और समाज, कास्टिज्म, रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, जो आज की डेट में, आज के कॉन्टेक्स्ट में आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरह से पॉलिटिक्स इन सब चीजों का फायदा उठा रही है। अभी रिसेंटली बिहार में इलेक्शन है, अगर आपको इसका जीता जागता एग्जाम्पल लेना है तो बिहार इलेक्शन पे आप फॉलो करो, उसमें आपको कास्टिज्म, रीजनलिज्म एंड कम्युनलिज्म, इन सब के बारे में जानने को मिल जाएगा। एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन किस तरीके से होती है, आइडेंटिटी, एक नई पार्टी वहां पे खड़ी हो रही है, उसके बारे में भी आपको जानने को मिलेगा। तो ये सब चीजें आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज चैलेंजेस ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सामाजिक परिवर्तन की चुनौतियां, एंड दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द यूपीएससी एस्पिरेंट्स, बिकॉज अगर ये आप लोग चीजें समझ जाते हो देन आप लोगों का रोल तो यही रहेगा। आप लोग बन जाने के बाद आप लोगों का रोल यही रहेगा, आप लोगों को कैसे समाज में परिवर्तन लाना है, हाउ टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज एंड हाउ टू ब्रिंग चेंजेस टू द पीपल्स लाइफ एंड एवरीथिंग। सो थोड़ा डिटेल में इनको पढ़ना है। तो इनके चैप्टर्स हैं इनइक्वलिटी एंड एक्सक्लूजन, असमानता और बहिष्करण। इस इमेज के थ्रू आप लोग समझ सकते हो they all are the citizens of India as well, and they also deserve to be educated. They all need all the facilities from the government to educate themselves, to feed themselves, everything they need. So इस पिक्चर के थ्रू आप लोग समझ सकते हो कि कैसे है इनइक्वलिटी सोसाइटी में, किस तरह का इन लोगों को एक्सक्लूड किया जा रहा है समाज से। तो आप लोग ये सब देख सकते हो। नाउ द सेकेंड वन दैट इज कम्युनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म, सांप्रदायिकता एंड धर्मनिरपेक्षता। नाउ दिस इमेज विल टेल यू, इन द बैकग्राउंड आप लोग देख रहे हो कि दो कम्युनिटीज आपस में लड़ने को तैयार है। दैट विल गिव यू द ट्रू पिक्चर ऑफ द कम्युनलिज्म। बट दो स्टूडेंट्स जो अपोजिट रिलीजन से हैं, they having friendship with each other. So ये दर्शा रहा है कि कम्युनलिज्म, हम लोगों को सोसाइटी में अगर कम्युनलिज्म होगा तो ये सोसाइटी के लिए खतरनाक है। सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता एंड वायलेंस, टेररिज्म एंड करप्शन। सेकेंड इमेज से ही आप लोग समझ सकते हो कैसे दो ग्रुप वायलेंस कर रहे हैं, टेरर भी फैला रहे हैं। करप्शन का स्लाइड नहीं है यहाँ पे, एंड करप्शन का स्लाइड आप फर्स्ट वाले इमेज से समझ सकते हो कि गवर्नमेंट गिवन एवरीथिंग, राइट टू एजुकेशन पॉलिसी है हमारे पास, राइट टू फूड पॉलिसी है हमारे पास, बट सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने की वजह से ये सब बच्चे कहीं ना कहीं इन सब चीजों का शिकार बन जाते हैं। Now the third next chapter is development induced displacement,
किस तरह से विकास जो है वहाँ के लोगों के लिए या प्रकृति के लिए, इन्वायरमेंट के लिए खतरा बन जाती है। आप लोग ये अक्सर सब जगह सुनते होंगे, रेलवे लाइन बिछ रहा है, कहीं फॉरेस्ट को काट कर मिनरल रिसोर्सेज निकाले जा रहे हैं। तो जो लोग बाग वहां रह रहे हैं पहले से, उनका क्या होगा? उनके लिए भी पॉलिसी है, बट अगेन आई एम टेलिंग यू द इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम इज देयर। सो आप लोग बनोगे ही, और बनने के बाद आप लोगों को ये चैलेंजेस आएंगे, तो इन पे फोकस करना है। सो दिस इज ऑल फॉर UPSC Sociology Paper 2 syllabus. So thank you very much, and I'm just going to upload this. Thank you.